करोड़ों शोषितों, वंचितों, दबे कुचले लोगों में है कि वो मुख्य धारा में आने चाहते हैं। उस सोच को दबाने के लिए वो पूरी लड़ाई लड़ी। वो दिखती तो ये है कि वो चंद्रशेखर आजाद से लड़ रहे, नहीं, वो उस विचार से लड़ रहे और सफल हुए उसमें। लेकिन हमने भी रास्ता नहीं छोड़ा। जब हम बाहर आए फिर से हमने जो है वो पाठशालाएं शुरू की और आज उनकी संख्या हजारों में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमने तय किया था कि हम बहुत जल्द अगले 5 साल में इनको 1 लाख पाठशाला से ज्यादा बना के दिखाएंगे। क्योंकि बिना एजुकेशन के सही और गलत की जानकारी या सही और गलत में फैसला आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं पहली बार नहीं आया, अपने साथियों को भी दुरुस्त कर दो कि मैं अलीगढ़ पहली बार नहीं आया। मैं इससे पहले भी एक बार आया। नहीं सॉरी, मैं ही करेक्ट करता हूं। मैं यूनियन के कार्यक्रम में आया था और मेरे आज भी याद है, उस दिन अफ्तारी का कार्यक्रम भी उसके बाद हुआ। और मेरे आज भी याद है कि जहां हम खड़े हुए थे वो आपके यहाँ वो उस रिवाज चला आया है कि वो फूल बरसाते हैं तो बहुत सारे गुलाब के फूल हम लोगों के ऊपर डालेंगे। मेरे आज भी याद, अलीगढ़ का वो प्रेम, एमयू का वो प्रेम मेरे आज भी याद, यूनियन के प्रोग्राम में। उसके बाद हाँ, मैं मेडिकल, वो हाथरस की घटना में मेडिकल आया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी दिन आया और उस दिन के बाद मेरा एमयू से रिश्ता नहीं रहा। मैं एमयू पे पूरी नजर रखता हूँ, एमयू में क्या चल रहा। और मैं उस दिन कह के भी गया, उस दिन ये बात बड़ी जोर पकड़ रही थी कि हम एमयू को बंद करवा देंगे, हम एमयू को का बजट रोक देंगे, हम एमयू को पता नहीं क्या 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 क्या। वो ऐसा ही कहते हैं ना, डराने के लिए, हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए। तो मैंने उस दिन में कहा था कि एमयू तरफ कोई आंख उठेगी तो उसको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, ये बात आगे। और मैं आज भी नहीं चाहूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एमयू तो खुद में इतनी शक्तिशाली है कि वो जो इसको बंद करने के बारे में सोचते हैं उनका हम बहुत अच्छा इलाज भी कर सकते हैं। मैं एक बात के लिए मैंने साथी को टोका था जब वो अपनी मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा था। मेरा गांव छुटमलपुर है, घड़कौली से एक संघर्ष से मेरी पहचान है। और मुझे बड़ी हंसी आती है भारतीय मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि उनका रिसर्च इतना मजबूत है कि वो किसी का गांव क्या लिख दे, किसी के पिता का नाम क्या लिख दे, किसी की उम्र क्या लिख दे, किसी के बारे में क्या लिख दे, इसका आकलन आप नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपको वो ही जनवाना चाहते हैं, वो जो जिस चश्मे से वो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जिस चश्मे से इसको दिखाना चाहते हैं इसी चश्मे से समाज इसको देखे, लोग इसको देखें, अधिकारी, कर्मचारी, इंटेलिजेंट लोग, एजुकेटेड लोग उसको इसी चश्मे से देखें। ये उनका रिवाज है, लेकिन हमें इसमें तब्दीली करनी चाहिए। मेरा गांव छुटमलपुर है जो उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। बिल्कुल मेरे मुझसे 3 किलोमीटर का उत्तराखंड दोनों तरफ शुरू होता है और मेरा जिला जो है वो हरिद्वार के साथ सहारनपुर लगा हुआ है। तो मेरा बहुत लंबा काम बिजनौर में उस सब जगह। नगीना के साथी मेरे काम को जानते हैं। मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक मौका दे दो, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं फिर शुक्रगुजार उनका, क्योंकि उनकी वजह से मैं पार्लियामेंट पहुंच पाया। और नगीना के साथी जानते हैं, जितने यहाँ शिवानी भाई और सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं मोस्टली लोगों के फोन उठाता हूँ, सभी से बात कर। जहीन भाई भी है यहाँ, जहीन अख्तर साहब यहाँ खड़े हैं, सहसपुर वाले। आज का फोन आया मेरे पास कि भाई कहाँ हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, कि आप अलीगढ़ आओ। मैंने कहा, मैं बच रहा था कि ना बताया जाए ज्यादा लोगों को, मैं इनसे बच रहा था कि इनको ना बताया जाए कि फिर वो कार्यक्रम में वो उस तरह की अव्यवस्था होगी, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो होगी, टीचर्स को परेशानी होगी। तो सब लोग जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक एक आदमी, उसका कर्ज है मेरे ऊपर, क्योंकि उसने मुझे वोट दिए और बहुत उम्मीद करके दी, और ये करोड़ों रुपए से कीमती है, तो मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं उस कर्ज को उतार सकूं। मैंने 5 प्रतिनिधि बनाए हैं, वो भी फोन उठाते हैं, संगठन के लोग भी सारे फोन उठाते हैं, और मैं खुद भी कोशिश करता हूं, जब मैं पार्लियामेंट में नहीं होता तो मैं वहां होता हूं। मेरे शरीर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं ऑन कैमरा उस पर बात नहीं करना चाहता था, मगर वो अभी मैंने पिछले 3 दिन में एडमिट था, और मैंने इसलिए एडमिट था कि मैं कोशिश कर रहा था कि आगे की लड़ाई में लड़ पाऊं, क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं हूं तो लड़ूंगा कैसे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों की वो कोशिश जो उन्होंने की है वो कामयाब हो जाएगी। आपको याद होगा एनआरसी के समय मैं जब जेल गया था, तो जेल जाने से पहले मेरा बहुत स्वागत किया था पुलिस ने, बहुत इज्जत बख्शी थी मुझे, बहुत प्यार दिया था। उसकी निशानियां अभी भी मेरी पीठ पर है। उनमें से एक ही उसी की समस्या से जूझ रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरी हिम्मत तोड़ देगी। मैं
और कुछ बताने से पहले आज के बारे में आपको बताता हूं। मैं मथुरा गया था, 2-3 घटनाएं उन परिवार से मिलने के लिए। पहले जाते हुए मेरी गाड़ियों पर हमला किया गया, कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूटी। फिर मैं जब वापस आया, मुझे आना था यहाँ, आप ये समझो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहीं से आने के लिए रोकने का इंतजाम किया जा रहा था। मैं जब चला वापस, फिर मेरी गाड़ियों पर हमला हुआ, जिसमें कई लोगों को चोट लगी, कई गाड़ियां टूट गई। फिर मैं पैदल चल पड़ा, मेरे मन में ये भी था कि मुझे एएमयू जाना है, लेकिन फिर मैं चल पड़ा क्योंकि मैंने अधिकारियों से कहा कि ये नहीं, ये सह जाएगा। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ कि सब कुछ पुलिस की देख रेख में, पुलिस की जानकारी में होगा। जिनको हम रक्षक समझ रहे थे, आज वही हमारे खिलाफ खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे। उनको सरकार ने कहा है कि इनकी हिम्मत तोड़ दो कि ये जाके लोगों के लिए आवाज ना उठा सके। और मैं आपको लिख के देता हूं कि हम मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, इस बात को सरकार याद रखे। एक बार पैदा होता है आदमी, बार बार नहीं पैदा होता। मैंने आपसे चर्चा की थी, और क्यों चर्चा की थी उसको भी सुनो। आप जानते हैं, जानवर, आप किसी पक्षी को देखना, उनको जो घटनाएं होने वाली होती है उनका आभास पहले हो जाता है, क्योंकि उसमें रमे बसे होते हैं। तूफान आने वाला हो, भूकंप आने वाला हो, बाढ़ आने वाली हो, तेज हवा आने वाली हो, पक्षियों को, जानवरों को उसका एहसास पहले होता है। हम इंसान हैं, हमें नहीं एहसास हो रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो खतरा कम नहीं हो सकता, ये गलतफहमी में कोई ना रहे। और मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ इशारे के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क में चल रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से टारगेट करके हम पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी जो जमीन है उस पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों पे हमले किए जा रहे हैं, कानून के जो अधिकार हमें मिले उनको उनसे छीना जा रहा है। संविधान ने जो शक्ति हमें दी, राइट टू प्रोटेस्ट की हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, सब हमसे जो है वो एक एक करके छीन जा रहे हैं। कई बार तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जुडिशरी भी कई दफा जो ऐसे लगते हैं कि वो भी हमारे खिलाफ पड़ी। उसके कई ऐसे फैसले हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए देश में कि क्या ये फैसले मेरिट पे है या ये फैसले जो है किसी को खुश करने के लिए दिए गए। और मैंने हमेशा हर एक फैसले के खिलाफ नहीं कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे वो भी इंसान है, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे वो भी इंसान है। कोई मशीन नहीं है कि जो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे। सबके ऊपर सरकार का दबाव है, कहीं ईडी का दबाव, कहीं सीबीआई का दबाव, कहीं जो है इनकम टैक्स का दबाव है, कहीं मुकदमों का दबाव है। इन सारे दबाव के बाद हमें लड़ना है। और मैं सिर्फ सियासत के बारे में नहीं सोचता हूं। मेरे प्यारे भाई कह रहे थे जब वो चे गुवेरा की बात कर रहे थे, मगर मैं सियासत से अलग भी सोचता हूं कि मुल्क भी तो हमारा है। क्या इसी मुल्क की शक्ल देखी थी? आजादी के परमाणु ने क्या यही मुल्क चाहा था? आज हमें रोज सफाई देनी पड़ेगी कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम कितना प्यार करते हैं, इस बात को हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूं और वो भी जानते हैं कौन किससे कितना प्यार करते हैं, और आजादी की लड़ाई में कौन कहां खड़ा था ये भी सब लोग जानते हैं। किसने कितनी कुर्बानी दी ये भी छिपा हुआ नहीं है, और कौन किस मुल्क की तरक्की के लिए कितना कोशिश कर रहा है ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। आज देश तो लगभग बिकाई की कगार पे, बचा गया देश में, ना नौकरी ना रोजगार, कुछ भी तो नहीं। तो पढ़े लिखे लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तैयार करें कि मुल्क को इस दहशतगर्दी के मौन से निकाला जाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मुझे बताओ। वो जो सुबह अपना टिफिन लेके काम करने जाता अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो जो पूरे दिन मेहनत करके थका हारा आता है, अपनी जेब का कमाया हुआ अपने बच्चों को देता है और कुछ खा के सो जाता है, उनसे उम्मीद कर रहे हैं। वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हैं। जब दोनों ही अपना काम नहीं कर रहे तो कैसे बदलेगा मुल्क? बता आपको क्या लगता है कुछ रिश्ता है? जब हम पैदा हो गए और हम पे अकल है, हम पे हुनर है, हम पढ़े लिखे, हम जानकार रहते, तो हमें नहीं पता कि हम क्या करना है, किसके साथ खड़े होकर हम क्या कर सकते, क्या हमें नहीं पता? कि सबको नहीं पता कि एक और एक क्या होते हैं, सबको नहीं पता तो लोग क्या होते हैं, सबको नहीं पता 11-11 क्या होते हैं। अगर हम जानबूझ के गैर जिम्मेदार बन रहे तो सब खामियाजा कौन भुगतेगा? आप और मैं तो जी लेंगे हम लोग, लेकिन क्या आने वाली नस्लों का कोई जवाब है आपके पास या मेरे पास? अगर हम आज मूवमेंट नहीं चलाएंगे, आज हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे और इस फिरका पर ताकतों से जो है निजात नहीं पाएंगे, तो आने वाली नस्लों को जो सहना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। और वो हमसे सवाल पूछेंगी। एक भाई हमसे सवाल पूछना चाहता था, मैंने कहा मेरे बराबर बैठो पूछो, मैं माला से स्वागत करूंगा तुम्हारा जब तुम सवाल पूछोगे। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सवाल को पूछने की शक्ल क्या होती है। सवाल को पूछने वाले लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते। और एक जहां पढ़े लिखे लोगों की महफिल हो, वहां तो आप कुछ भी, और क्यों भागू मैं,
सवाल से। जिस सवाल को पूछा गया सवाली भाई गवाह है कि वो सवाल ऑलरेडी हमारे ग्रुप में आया था और उस ग्रुप में मैंने उस सवाल का जवाब दिया था। सवाली भाई भी इस बात के गवाह है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बताओ ईमानदार से। आप तो इस्लाम को मानने वाले, बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने उसका जवाब दिया था, मगर मैं जानता हूं कि आपकी मेरी एकजुटता से और यहां होने वाली चर्चा से किसको मुसीबत है मैं जानता हूं। इससे कुछ छिपाने वाली बात है। मैं जानता हूं इसको किससे परेशानी हो रही। मुझे उनसे परेशानी नहीं है जिनको हमारे जुड़ने से परेशानी है। मुझे उनसे बिल्कुल परेशानी नहीं है क्योंकि उनकी मेरी लड़ाई ही नहीं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो सत्ता में बैठे, ताकत में बैठे और जो इस देश को चुटकी चुटकी करके खत्म कमजोर कर रहे हैं। मेरी उनसे लड़ाई तो रही है जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, आप और मैं बैठ के फैसला करें। आप और मैं कुर्सी से कुर्सी सामने लाएं। आप और मैं कागज लेके बैठे और एक दूसरे से पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं और आप मेरे साथ कहां तक चल सकते हैं। मैं क्या महसूस करता हूं इसको मैं रैली में नहीं बता सकता हूं और आप क्या महसूस करते हैं आप इसको मंच पे जाके नहीं बता सकते हैं। आप मुझसे बैठकर टेबल टॉक करके पूछ सकते हैं, गेट टुगेदर करके पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। और मैं फिर कहता हूं यहां सारी लड़ाई हिस्सेदारी की। अगर सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी तो मैं फिर कहता हूं जानवर भी किसी रिश्ता नहीं तोड़ता, हम तो इंसान हैं। हमने तो कितने लोगों को आजमाया, बार बार आजमाया, सबको मौका दिया, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं तो खुद को साबित करूंगा कि एक आदमी जिसको अवसर मिलता है वो क्या कर सकता है। और मेरी एक बात आप लिख रहे हैं एफिडेविट देके कह रहा हूं, जिस दिन मैं आपके हकों की आवाज पार्लियामेंट से नहीं उठा पाऊंगा मैं उस दिन के बाद पार्लियामेंट की शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात को आप याद रखें। वो पार्लियामेंट मेरे लिए किस काम की कि मैं वहां कमजोरों की, मजलूमों की, मजबूरों की आवाज ना उठा सकूं। और मैं कितना लड़ता हूं पार्लियामेंट में। मैं आज आपको पार्लियामेंट में छोटी सिखा देता हूं। देखो जो क्वेश्चन आप सुनते हो ना वो क्वेश्चन घंटों पहले सबमिट किए जाते हैं। किसी के पास 40 MP हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है और सत्ता में बैठे लोग कोशिश करते हैं जिनमें ज्यादा MP हैं कि हमारे भी सवाल आ जाएं जो हम पूरे सदन को गुमराह करके इधर की बात करते हैं। वो इतने लोग डालते हैं, मैं भी अकेला कोशिश करता हूं। विश्वास करो पिछली बार 85 क्वेश्चन डाले मैंने, 85। मुझसे अधिकारी ने वहां के अधिकारी ने बोला कहा कि क्या हो गया, मशीन हो गया, क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूं कि मुझसे यहाँ मेरे द्वारा जो है गरीबों के हकों के सवाल यहाँ पूछे जाएं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। इस बार भी मैंने सवाल डाले, लेकिन जब मैं लिस्ट में अपना नाम कभी 200 नंबर पर देखता हूँ, कभी 150 नंबर पे देखता हूँ, कभी 50वें नंबर पर और लिए जाते हैं 5-7, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये सोचता हूँ कि कुदरत मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हारने वाला नहीं। मैं अवसर तलाशता हूँ, कभी किसी चीज से, कभी किसी, कभी 0 आवर में, कभी किसी चीज में। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे अवसर मिले और मैं कोई ना कोई विषय उठाऊं। जितने विषय मैंने इतने कम समय में उठाए, मैं गारंटी देता हूं, आप चेक करा लो, किसी मुझसे पहले किसी MP ने शायद ना उठाए हैं। और मैं भविष्य में भी कोशिश करूंगा कि अपना स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रखूं कि लोग ये कहे कि जैसे अभी कहते हैं ना कि भाई वो सचिन का तो टूट गया रिकॉर्ड, विराट कोहली साहब ने तोड़ दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझसे बेहतर कोई हमारी मूवमेंट में तैयार हो सकता है, किसी और मूवमेंट में तैयार नहीं होता जिनके अंदर इतना दर्द हो कि वो रोज कोशिश करे कि हम आंख से आंख मिला के सवाल पूछे और हमें हमारा जवाब मिले। देखो सड़कों पे जो बात उठती है उसका जवाब सरकार नहीं देती। सरकार कहां जवाब देती है? सदन में। मैं अपने लोगों से भी कहता रहता हूं कि भाई देखो सदन के समय डिस्टर्ब मत करो, सदन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे इसलिए तो चुन के भेजा। आप सोचो इतना प्यार है कि ग्राम प्रधान का काम के लिए भी मुझे फोन करते हैं, साहब ये काम था, तो मैं कहता हूं आपके ग्राम प्रधान बोले आप नहीं करा सकते, तो मैं कहता हूं कि मैं ग्राम प्रधान अभी नहीं बना, इस बार ग्राम प्रधान बनूंगा तो फिर आपका ये काम करा के दूंगा। छोटे छोटे काम जो है मैं कोशिश करता हूं कि जिसके भी जितना काम आ सकूं मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं। और मुझे उम्मीद है इस बार भले ही हमारी संख्या कम हो लेकिन आगे रहने वाली नहीं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे साथी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। वो कहते हैं ना हाथ रंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब जानते हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। एक शिकायत मेरी है, अगर आप कहोगे तो कहूंगा, अगर आप मना करोगे तो नहीं कहूंगा। मैंने एक बड़े नेता को भी उस दिन कहा पार्लियामेंट से कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी शक्ति है, इस देश की नींव है, उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत।
एक ही लाइन की बात, ये भारत है, ये हमारा मुल्क है, इसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान नहीं कहते। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, एक बार इसको दिलचस्पी से जाकर सोचना कि हम किसका काम कर रहे हैं, हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किस बात की, किस विचार को मजबूत कर रहे हैं। जब हम इस बात को कहते हैं, हमारा विरोधी भी इसी बात को कहता है और हम भी उसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो कहीं हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे। इसलिए मैं बार बार, और मेरी कोशिश है कि इस बात को समझा जाए कि इस मुल्क की शक्ल बिगाड़ने के लिए आरएसएस भाजपा के लोग क्या कहते हैं और हम उनकी किस तरह मदद करते हैं। जाने अनजाने में इस बात को बहुत समझना जरूरी है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि एक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड या पार्लियामेंट्री वर्ड का मैं प्रयोग ना करूं। जब मेरे बच्चों पे, मेरे भाइयों पे आज वहां पथराव हुआ, उनके सर पे चोट लगी, उनका खून मैंने देखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात में, और उस हालात के बाद भी मेरी कोशिश थी कि मुझे आपके यहाँ पहुंचना। आप समझते ना अपनों का खून कैसा होता है। और मैं तो मानवता को मानता हूँ, उनको मानता हूँ, तो मैं तो सभी को अपना मानता हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मैं तो चाहता हूँ सब समता के रास्ते पे आ जाए, सब आगे बढ़े, सब तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे। मुल्क रहेगा तो हम लोग रहेंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, मेरे टीचर साथियों से, आपने अपने लिए और इस मुल्क के लिए बहुत कोशिश की, एक और पुरजोर कोशिश हमें करनी चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें वक्त के आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है जो बात मैंने आपसे कमरे में की, हो सकता है वो एक ऐसी तहरीक बने कि इनकलाब आ जाए। हो सकता है उसके बाद हम यही याद रखें कि इस तहरीक को और मजबूत करना। हो सकता है जो हमें ना भी मिला हो, जिसने हमें ना भी देखा हो। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने वोट दी जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं। मेरे आज याद है, मैं गया पोलिंग बूथ चेक कर रहा था नगीना में, एक बूथ में गया तो एक माँ थी व्हील चेयर, उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आप इनको जानते हैं जो लड़के घूम रहे हैं? तो बोले नहीं। बोले वो ये जिनको आप वोट दे के आए। बोले अच्छा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आपका मेरा सामूहिक प्रयास था। और देखो, जहां लोग कह रहे थे कि इधर या इधर, वहां आपके मेरे एकजुटता ने, एक मजबूत फैसले ने एक नई ताकत बनाई या नहीं बनाई आपका था। और ये ताकत आपके लिए नुकसानदायक नहीं, ये ताकत हमेशा आपके लिए फायदेमंद। और मैं फिर कहता हूं, पूरा सब लोग भी एक तरफ खड़े हो जाएंगे तो भी चंद्रशेखर आजाद न्याय के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे और कमजोरों की आवाज बनकर खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे फिर ये कोशिश करूंगा, मेरा काम है आपको जोड़ना, मेरा काम है आपको, आप देखो तो सही, चांद पे चले गए हम लोग, मंगल पे हमारी कोशिश बिल्कुल दस्तूर जारी है। हम कहां नहीं घुमाए हैं, हम अपने मुल्क में बहुत कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। हम कमजोर नहीं, बस हम इच्छा शक्ति नहीं जुटा पा रहे किसी एक तहरीक के साथ। मैं आपसे एक और बात कहता हूं, एनयू के लोग तय करें, बैठ के चर्चा करें, आप जहां कहोगे, जिसके साथ कहोगे उसके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे ये भी वादा करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, पूरे मुल्क की, ये उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की। कोई नहीं चाहता ये माहौल जो बनाया गया, कोई इससे खुश नहीं। चंद लोग खुश हो सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं, जो उनके बहुत कट्टर समर्थक है वो भी सब लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें भी ऐसे जो है बड़े पैमाने पे लोग हैं जो चाहते हैं कि तरक्की तो हो। वो इस शर्त पे नहीं चाहते कि किसी को दबा के, किसी को मार के, किसी को कमजोर करके, किसी को कुचल के तरक्की हो, वो भी कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं सबको एकजुट लेके, साथ लेके तरक्की। और आपने, अब मेरे याद है पार्लियामेंट में मैंने आखिरी बार जब उस दिन कहा, कोई विषय आया था, तो मैंने कहा सरकार को, बड़े नेता बैठे सरकार के, कि ये बात आप अपनी ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो कि आप यहाँ से दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को निकाल दो, ये गलतफहमी निकाल लो। सरकार अपनी सोच बदले, ये ना संभव है ना हो सकता है, क्योंकि अम्बेडकर वादी उनके आगे खड़े, जब उन पे आंच आएगी तो पहले हमसे टकराना पड़ेगा। ये बात सरकार याद, ये बात मैंने अभी पार्लियामेंट में कही, शायद मेरी इससे पिछली वाली स्पीच में आ जाएगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं फिर आपको छूट देता हूँ। आपका कोई भी सवाल आप यहाँ पूछना चाहते हो, आप लिख के मुझसे दे दो, आप सामने पूछना चाहते हैं अलग से बैठे, मैं बिल्कुल तैयार। जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं तो मैं काहे को भागूं? भागेगा वो जिसके अंदर कुछ कमी हो। चंद्रशेखर आजाद
ना रुका है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना बिकेगा, ईमानदारी से अपना काम करेगा और संघर्ष से लोगों का दिल जीतेगा। मैं फिर आप हमारे टीचर एसोसिएशन के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो साथी मेरे साथ आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप गेट टुगेदर या चर्चा के लिए तैयार हूँ, आप समय रख लें। मुझे एमयू आने में समस्या ये है कि फिर इनको रोकना भारी है, लेकिन आप एमयू अलीगढ़ में भी आसपास कोई जगह रख लोगे तो मैं और हमारे साथी बिल्कुल एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। हम अब इस एकता को टूटने देंगे, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हम हर पटल पे कोशिश करेंगे कि एकता कमजोर ना पड़े और ये एकता एकजुट होकर एक नया इनकलाब पैदा करे और एक अच्छी शक्ल हो जिसमें सब लोग अपने आप को मजबूत महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और एएमयू के टीचर एसोसिएशन का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यार को बना के रखना, आपका चर्चा I would like to call Dr. Saad Benjamin, the Joint Secretary of the Association, for the formal vote of thanks.